बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 14 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं सुर्ख क़यामत। ये एक मुकम्मल किताब है। आवाज तालिया, मुसन्निफ ज़हीर अहमद। ये किताब आपके लिए बुकशेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और मजीद किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 03332495 और कॉल नंबर 0300291960 पर मोहम्मद अजहर लतीफ से। ये किताब 817 सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 14 सफ़ा नंबर 276 से। अलर्ट अलर्ट, डॉक्टर एक्स अलर्ट। M1 के स्पेस स्टेशन में हर तरफ M1 मास्टर कंप्यूटर की तेज आवाज गूंज रही थी। डॉक्टर एक्स, जो M1 की एक सीक्रेट रूम में बैठा था और एक बड़ी सी मेज के पीछे ऊंची नशिस्त वाली कुर्सी पर बैठा गहरे ख्यालों में खोया हुआ था, ये आवाज सुनकर वो चौंक पड़ा। यस M1, डॉक्टर एक्स स्पीकिंग। डॉक्टर एक्स ने तेज आवाज में कहा। आप कहाँ हैं डॉक्टर एक्स? M1 ने पूछा। मैं इस वक्त सीक्रेट रूम में हूँ। क्यों, क्या हुआ? और तुम अलर्ट कॉशन क्यों दे रहे हो? डॉक्टर एक्स ने पूछा। सीक्रेट रूम में चूंकि मास्टर कंप्यूटर की देखने वाली कोई आंख नहीं थी, इसलिए मास्टर कंप्यूटर M1 को इस बात का पता नहीं चल सकता था कि डॉक्टर एक्स कहाँ है और वो क्या कर रहा है। अलबत्ता इस रूम में स्पीकर और माइक जरूर मौजूद थे, जिससे M1 डॉक्टर एक्स की आवाज भी सुन सकता है और उसका जवाब भी दे सकता है। लेकिन इस रूम का माइक से M1 का लिंक तब होता था जब डॉक्टर एक्स खुद उसे जवाब दे, वरना स्पीकरों से सिर्फ M1 की आवाज ही सुनाई देती थी। डॉक्टर एक्स, मुझे हला में 2 इंसानों की मौजूदगी का कौशन मिला है। डॉक्टर एक्स, उनके जिस्मों पर हलाई लिबास मौजूद है और ये हलाई लिबास स्टेशन M2 के हैं। M1 ने जवाब दिया और डॉक्टर एक्स बुरी तरह से चौंक पड़ा। 2 इंसान? क्या मतलब? क्या वो किसी स्पेसशिप में है? डॉक्टर एक्स चौंक पड़ा। नो डॉक्टर एक्स, वो किसी स्पेसशिप में नहीं है। M1 ने जवाब दिया। क्या मतलब? अगर वो स्पेसशिप में नहीं है तो कहाँ है? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो M2 के हलाई लिबास पहनकर बगैर स्पेसशिप के हला में घूम रहे हैं? डॉक्टर एक्स ने गुस्सीले लहजे में कहा। नहीं, यस डॉक्टर एक्स, वो वाकई हला में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनमें से एक इंसान के सर का हिफाजती होल्ड टूटा हुआ है, जबकि दूसरे इंसान के जिस्म में मुतअद्दिद सुराख हैं और उन दोनों के जिस्म तेजी से घूमते हुए हला में कहीं जा रहे हैं। M1 ने जवाब दिया। ओह, वो दोनों जिंदा हैं? डॉक्टर एक्स ने पूछा। नो डॉक्टर एक्स, वो दोनों हलाक हो चुके हैं। मैंने उन्हें स्टार रेस से चेक किया है और स्टार रेस से ही उन्हें चेक कर रहा हूँ। उनमें जिंदगी के कोई आसार नहीं है। M1 ने जवाब दिया। कौन है वो दोनों? क्या उनका ताल्लुक उन साइंसदानों से है जो M2 से फरार हुए थे? डॉक्टर एक्स ने पूछा। मैं उनकी स्कैनिंग कर रहा हूँ डॉक्टर एक्स। उन दोनों के जिस्म बुरी तरह से जले हुए हैं। स्पेस में मौजूद हीट ने उनकी हड्डियां तक गला दी हैं। मैं उनके डीएनए के सैंपल हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। डीएनए सैंपल से ही मुझे उनकी शनाख्त का पता चलेगा कि वो कौन है। M1 ने कहा। जल्दी करो, इस काम में तुम इतनी देर क्यों लगा रहे हो? अगर ये दोनों इंसान इस साइंसदानों में से हैं जो M2 से फरार हुए थे, तो मुझे इनकी मौत पर शदीद अफसोस होगा। अगर वो दोनों हलाक हो चुके हैं तो फिर बाकी अफराद की लाशें भी शायद हला में ही मौजूद होंगी। उनका भी पता चलाओ और ये भी चेक करो कि इनकी हलाकतें कैसे हुई हैं। वो सब यहाँ से 2 स्पेसशिप में फरार हुए थे और फिर वो इस तरह स्पेसशिप से बाहर निकल कैसे आए? डॉक्टर एक्स ने तेज से बोलते हुए कहा। यस डॉक्टर एक्स, बस चंद मिनट, मुझे अभी इनका सारा बायोडेटा मिल जाएगा। M1 ने जवाब दिया। क्या उन दोनों के दिमाग भी जले हुए हैं? डॉक्टर एक्स ने चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद बोला। यस डॉक्टर एक्स, उनके जिस्मों पर एक बाल भी नहीं बचा है।
सिर्फ उनकी जली हुई खाल का ही मुझे पता चल रहा है, जो हलाई लिबासों के किनारों से जमी हुई है। मैं उनकी मुकम्मल पड़ताल कर रहा हूँ। अगर मुझे उनके जले हुए दिमाग की एक रग भी सलामत मिल गई तो मैं उनकी माइंड मेमोरी भी आसानी से चेक कर लूंगा। M1 ने कहा, कितनी देर में तुम ये सब काम पूरा कर लोगे? डॉक्टर एक्स ने पूछा। सिर्फ 10 मिनट में। M1 ने कहा, ओके, मैं 10 मिनट के बाद तुमसे बात करूंगा। डॉक्टर एक्स ने कहा। यस डॉक्टर एक्स, M1 ने कहा, और उसके साथ ही उसने कमरे में मौजूद स्पीकरों से M1 की आवाज आनी बंद हो गई। ये क्या चक्कर हो सकता है? अगर ये वही साइंसदान है तो उनका इस तरह स्पेस में होने का क्या मतलब हो सकता है? उन्हें तो M2 की स्पेसशिप में होना चाहिए था। डॉक्टर एक्स ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर उसने मेज पर लगा हुआ एक बटन प्रेस किया तो अचानक कमरे की दीवार के वस्त में एक बड़ी सी स्क्रीन रोशन हो गई। इस रोशन स्क्रीन पर हलाई मंजर दिखाई दे रहे थे, जहां पर एक पहाड़ जैसा मसनूई सियारा अपनी महसूस रफ्तार से हला में तैरता चला जा रहा था। डॉक्टर एक्स ने एक और बटन प्रेस किया तो अचानक उस हलाई सियारे का अंदरूनी मंजर उभर आया। अब स्क्रीन पर एक देव कामत रोबोट दिखाई दे रहा था, जो एक हालनुमा कमरे के ऐन वस्त में एक चबूतरे पर मौजूद था। उस रोबोट की टांगे नहीं थी, उसका नाफ तक दर्द चबूतरे में धंसा हुआ था। रोबोट के चेहरे और उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर बेशुमार बल्ब लगे हुए थे, जो जल बुझ रहे थे। उस रोबोट की आंखों की जगह स्याह रंग के शीशे की पट्टी सी लगी हुई थी, जिसमें कोई रोशनी नहीं थी। इसी तरह उसके मुंह की जगह सुर्ख रंग के शीशे की पट्टी नजर आ रही थी, जिसमें एक सुर्ख रंग की लकीर दाएं से बाएं जाती दिखाई दे रही थी। रोबोट के सर पर डिश एंटीने सा एक आला लगा हुआ था, जो निहायत आहिस्ता आहिस्ता चारों तरफ घूम रहा था। रोबोट के 2 हाथ भी थे, काफी बड़े बड़े थे, और उसके साथ उसकी उंगलियां भी काफी बड़ी और मोटी मोटी दिखाई दे रही थी। M2, डॉक्टर एक्स कॉलिंग। डॉक्टर एक्स ने उस रोबोट की जानिब देखते हुए कहा। उसी लम्हे अचानक रोबोट की आंखों में पट्टी में चमक सी पैदा हुई और फिर शीशे की स्याह पट्टी में जैसे रोशनी के बल्ब से जलना बुझना शुरू हो गए। यस डॉक्टर एक्स, M2 अलर्ट। अचानक उस रोबोट पर लगी हुई सुर्ख शीशे की पट्टी पर एक साथ बेशुमार सुर्ख लकीरें चमकने लगी, जो इस बात का इशारा थी कि इस रोबोट ने डॉक्टर एक्स की बात का जवाब दे दिया है। अपने सिस्टम के बारे में बताओ। तुमने दुनिया के 11 साइंसदान उन लोगों के M2 से फरार होने के बाद क्या क्या तब्दीलियां की अपने सिस्टम में? डॉक्टर एक्स ने तेज लहजे में पूछा। तो रोबोट के मुंह पर लगी हुई सुर्ख पट्टी मुसलसल चमकना शुरू हो गई और वो डॉक्टर एक्स को बताना शुरू हो गया कि उसने M2 स्पेस स्टेशन में कौन कौन सी तब्दीलियां की हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे इंतजामात फूल प्रूफ हैं और यहाँ उन 11 साइंसदानों को वापस लाया जाए तो वो दोबारा यहाँ से फरार नहीं हो सकेंगे? डॉक्टर एक्स ने कहा। यस डॉक्टर एक्स, मैंने अपने सिस्टम को डबल कर लिया है। अगर किसी तरह कोई पहले सिस्टम को फ्रीज कर दे तो, और अगर मुझे दोबारा फ्रीज करने या M2 के किसी भी हिस्से को छेड़ने की कोशिश की तो यहाँ मौजूद सीक्रेट सिस्टम खुद ब खुद ऑन हो जाएगा और सेकंड्स में, सिर्फ चंद सेकंड्स में वही सीक्रेट सिस्टम फौरी तौर पर M2 स्टेशन की पावर सप्लाई बहाल कर देगा, जिसकी वजह से मेरा फ्रीज सिस्टम फौरन बहाल हो जाएगा और मैं फौरी फैसले करते हुए यहाँ आए हुए किसी भी गैर मुतल्लिक अफराद या रोबोट के खिलाफ एक्शन ले सकूंगा। और मैंने अपनी वॉइस मेमोरी को भी बेहद स्ट्रॉन्ग कर लिया है। अगर कोई दूसरा डॉक्टर एक्स की आवाज में मुझसे बात करने की कोशिश करेगा तो मैं उसके कोई अहकाम नहीं मानूंगा। M2 ने जवाब देते हुए कहा, क्या तुमने अपने सिस्टम में ये सेटिंग भी की है कि अगर वो साइंसदान यहाँ वापस आ जाएं तो वो एक लम्हे के लिए भी तुम्हारी नजरों से दूर ना रह सके और उनके सोने जागने पर हर लम्हा तुम उन पर नजर रख सको?
डॉक्टर एक्स ने पूछा। यस डॉक्टर एक्स, मैं अब उनकी हर एक्टिविटीज पर नजर रख सकता हूँ। वो M2 में उन्हें कहीं भी जाने के लिए मेरी इजाजत की जरूरत होगी। मेरी इजाजत के बगैर वो एक रूम से निकलकर दूसरे रूम में भी नहीं जा सकेंगे। M2 ने जवाब दिया, गुड, तुम्हें ये सब काम पहले ही कर लेने चाहिए थे। अगर तुम उन्हें ऐसी खुली छुट्टी न दी होती तो वो तुम्हारे स्पेस स्टेशन से बाहर न जा सकते थे। तुम इन्हें कहीं भी आने जाने से नहीं रोकते थे और न ही उनके बारे में मुझे रिपोर्ट करते थे। अगर पता होता कि वो सब तुम्हारे स्पेस स्टेशन के हर हिस्से में आते जाते हैं और तुमसे पूछे बगैर स्पेस स्टेशन से भी बाहर चले जाते हैं तो मैं फौरन उन पर पाबंदियां आयद कर देता। और मुझे ये भी मालूम हुआ है कि वो तुम्हारे स्टोर रूम में भी जाते थे और वहां अपनी मर्जी की चीजें भी निकाल कर ले आते थे। वो सारे इन कामों के साथ साथ अपने कामों में भी लगे रहते थे और उन्होंने तुम्हारी गफलत का फायदा उठाकर कुछ ऐसी चीजें इजाद कर ली थी जिसकी वजह से उन्होंने तुम्हारे तमाम सिस्टम को जाम कर दिया था और तुम्हारे स्पेस स्टेशन से निकल जाने में भी कामयाब हो गए थे। डॉक्टर एक्स ने कहा। डॉक्टर एक्स, मैं मास्टर कंप्यूटर हूँ, मास्टरमाइंड नहीं। मैं उन्हीं हदायत पर अमल करता हूँ जो आप मेरी मेमोरी में फीड कर देते हैं। आपने मेरी मेमोरी में जो कुछ फीड किया था मैंने इससे ना ज्यादा सोच सकता हूँ ना ज्यादा कुछ कर सकता हूँ। आपने मुझे इन 11 साइंसदानों पर उस हद तक निगरानी करने का कहा था कि वो आपकी बताई हुई इजादात पर काम कर सकें और उसके लिए उन्हें स्टोर रूम चाहिए। वो वहां जाकर जो भी चीज उन्हें चाहिए खुद ले सकते हैं। आपका काम करने के साथ साथ वो यहाँ अपनी जरूरत की इजादात भी करना शुरू हो गए थे और चूंकि आपकी तरफ से मुझे उनको रोकने के लिए कोई हदायत नहीं मिली थी इसलिए मैंने उन्हें नहीं रोका था और न ही कभी आपने मुझसे उनकी एक्टिविटीज के बारे में पूछा था। इसलिए मैं जाती तौर पर आपको किस तरह से रिपोर्ट करता। इसके अलावा आपने मुझे ये हदायत भी नहीं दी थी कि मैं उन्हें स्पेस स्टेशन 2 के अंदर और बाहर जाने से रोकूं, इसलिए मैं उन्हें कैसे रोक सकता था। M2 ने कहा। बहरहाल जो होना था हो गया। अब मैंने तुम्हारी मेमोरी में हदायत फीड की हैं, तुम्हें उन पर ही अमल करना है। रोबो फोर्स और 11 साइंसदानों को स्पेस में तलाश करने के लिए गई हुई है। वो जहां पर भी होंगे रोबो फोर्स उन्हें जल्द ढूंढ लेगी और वो लोग जल्द ही तुम्हारे स्पेस स्टेशन में वापस आ जाएंगे। फिर तुम्हें उन सब की भरपूर निगरानी करनी होगी और वो तुम्हें मेरे काम के अलावा और कोई भी काम करता दिखाई दे तो तुम इसके बारे में फौरी तौर पर मुझे रिपोर्ट करोगे और उन्हें हर किस्म की जाती एक्टिविटीज से रोकोगे। डॉक्टर एक्स ने कहा। यस डॉक्टर, मैं आपकी हर हदायत पर अमल करूंगा। M2 ने कहा। ओके एंड आउट, डॉक्टर एक्स ने कहा और उसी लम्हे वहां मौजूद स्क्रीन तारीख होगी। डॉक्टर एक्स ने अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखी। उसे M1 से बात किए हुए 10 से ज्यादा मिनट गुजर चुके थे। M1, डॉक्टर एक्स ने M1 से मुखातिब होकर कहा। यस डॉक्टर एक्स। दीवारों में छुपे हुए स्पीकरों से M1 की आवाज फौरन सुनाई दी। 10 मिनट गुजर चुके। कुछ मालूम हुआ उन हलाई इंसानों के बारे में जिनकी लाशें हलाही में तैर रही हैं? डॉक्टर एक्स ने पूछा। यस डॉक्टर एक्स, वो दोनों उन 11 साइंसदानों में से थे जो M2 से फरार हुए थे। M1 ने जवाब दिया तो डॉक्टर एक्स चौंक पड़ा। ओह, कौन है वो दोनों और वो हला में कैसे हलाक हो गए हैं? डॉक्टर एक्स ने तेज लहजे में पूछा। उनमें से एक डॉक्टर हाउजक है जिसे ग्रेनलैंड से अगवा करके स्पेस में लाया गया था और दूसरा साइंसदान सर होम्स है, वो ग्रेटलैंड से ही ताल्लुक रखता है। M1 ने कहा। ओह, इसका मतलब है कि ग्रेटलैंड के दोनों साइंसदान हलाक हो चुके हैं। डॉक्टर एक्स ने परेशानी के आलम में कहा। यस डॉक्टर एक्स, मैंने उनके DNA टेस्ट किए हैं और उनके साथ होने वाले मामलात का भी पता चलाने की कोशिश की है। उनके जिस्म के साथ साथ उनका सारा दिमाग भी जलकर स्याह हो गया था। लेकिन डॉक्टर हाउजक
जिसका सर हिफाजती ग्लोब में छुपा हुआ था, उसके दिमाग का एक हिस्सा जलने से बच गया था। उसके दिमाग की सारी मेमोरी मैंने अपनी मशीनी मेमोरी में ट्रांसफर कर ली है और मुझे उन सब के बारे में मालूम हो गया है कि वो सब यहाँ से कैसे फरार हुए थे, उन्होंने क्या क्या इजादात की थी और अब वो स्पेस शिप में है और हला में कहाँ में है। M1 ने जवाब देते हुए कहा, वेरी गुड, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया M1। बताओ वो सब M2 से कैसे फरार हुए थे और अब कहाँ पर है, मुझे सारी तफसील बताओ जल्दी। डॉक्टर एक्स ने मुसरत भरे लहजे में कहा और M1 से उन 11 साइंसदानों के बारे में तफसील लेना शुरू हो गया जो M2 में रहकर काम करते थे। और फिर M1 ने डॉक्टर एक्स को ये भी बता दिया कि उन सब ने क्या क्या इजादात की थी और किस तरह से वो M2 से फरार हुए थे। उनकी इजादात और उनके फरार होने की तफसील सुनकर डॉक्टर एक्स साकत सा होकर रह गया था। ओह, वो सब 2 सालों से M2 और मेरे स्पेस वर्ल्ड के बारे में मालूमात इकट्ठी करते रहे थे और उस M2 को कुछ भी मालूम नहीं था। डॉक्टर एक्स ने इंतहाई हैरत और गुस्से से भरे हुए लहजे में कहा, यस डॉक्टर एक्स, आपको चूंकि इन साइंसदानों पर भरोसा था कि वो हला में और M2 जैसे स्पेस स्टेशन में होने की वजह से कुछ नहीं कर सकेंगे और वहां से फरार होने का सोच भी नहीं सकेंगे, इसलिए आपने M2 में उनकी हिफाजत के लिए खास इकदाम नहीं कराए थे, जिसका फायदा उठाकर वो सब यहाँ से न सिर्फ फरार होने में कामयाब हो गए थे बल्कि उन्होंने स्पेस 2 के बहुत सारे राज भी हासिल कर लिए थे। उन तमाम राजों की न सिर्फ उन्होंने फिल्म बंदी कर ली बल्कि उन्हें दूसरे स्पेस स्टेशन के बारे में भी बहुत सारी मालूमात मिल गई थी, जहाँ पर टार्च के साथ साथ और भी बहुत सारी इजादात की जा रही हैं। उनकी मदद से आप पूरे अर्ज पर कब्जा करने का सोच रहे हैं। M1 ने जवाब दिया, ये सूरत हाल तो बहुत ज्यादा खतरनाक है M1। वो M2 से मेरे सारे राज लेकर फरार हो गए हैं। अगर वो तमाम राज अर्थ पर पहुंच गए तो पूरी दुनिया को मेरे स्पेस वर्ल्ड का इल्म हो जाएगा। अगर वो तमाम राज अर्थ पर पहुंच गए तो पूरी दुनिया को मेरे स्पेस वर्ल्ड का इल्म हो जाएगा और पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाएगी। डॉक्टर एक्स ने कहा, यस डॉक्टर एक्स, उनमें से 10 साइंसदान जिस स्पेसशिप में फरार हुए वो तो अभी तक खला में ही भटक रही है और उसमें से 2 साइंसदान अपने स्पेसशिप से बाहर निकलकर उस स्पेसशिप को ठीक करते हुए शहाबे साकबों का शिकार हो गए, जबकि बाकी साइंसदान अभी तक खलाही में मौजूद हैं। मुझे डॉक्टर हाउजर की माइंड मेमोरी से उन रास्तों का तो इल्म हो गया है जिस तरफ उनका स्पेसशिप गया था, लेकिन मैं अभी तक उस स्पेसशिप को तलाश नहीं कर सका हूँ। कास्टराई साइंसदान सर मॉर्सन दूसरे स्पेसशिप में फरार हुआ था और तमाम इजादात भी उसके पास हैं। उसकी स्पेसशिप कहाँ है और वो अपने साथियों की मदद के लिए क्यों नहीं पहुंचा, इस बारे में भी मुझे अभी तक कुछ मालूमात नहीं हो सकी। अलबत्ता मैंने स्टारलाइट जमीन पर अपने तमाम रोबोट्स पर फायर की थी। इसके अलावा मैंने स्टारलाइट जमीन पर तमाम स्पेशल रूट्स पर भी फायर की थी। उनमें से एक रूट पर मुझे ऐसे स्पॉट का पता चला है जहां पे ए स्पेसशिप ने अर्थवे की तरफ वहां जाने का रुख किया था और उसका वायरलाइन सिस्टम जाम था। मैं इस बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो स्पेसशिप हमारा ही था और वो वही स्पेसशिप था जिसमें डॉक्टर मॉर्सन मौजूद थे और जो हवाई साइंसदान सर मॉर्सन लेकर गए थे। M1 ने कहा, तुम्हारा कहने का मतलब है कि सर मॉर्सन अर्थ पर चला गया है? डॉक्टर एक्स ने चौंकते हुए कहा, यस डॉक्टर एक्स, मुझे जो वेव्स मिली हैं उनके मुताबिक तो वो सर मॉर्सन का ही स्पेसशिप लगता है। मैंने उस वे पर जाकर सर्च स्पेसशिप भेज दिए हैं। वो नजदीक से जाकर उनको अच्छी तरह से चेक करेंगे तो मालूम होगा कि वो सर मॉर्सन ही का स्पेसशिप था या कोई और अगर वो अर्थ पर गया है तो इसका भी पता चल जाएगा। M1 ने जवाब देते हुए कहा, जल्द से जल्द मालूम करो M1, हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि वो सर मॉर्सन कहाँ है। अगर वो हमारे राज लेकर अर्थ पर गया तो हमारे लिए बेहद मसला हो जाएगा।
हमें हर हाल में वो इजाज़त हासिल करनी है। अगर वो अर्थ पर किसी के हाथ लग गई तो दुनिया वालों पर हमारे आधे से ज्यादा राज ओपन हो जाएंगे, और अगर वो मालूमात जीरो लैंड वालों को मिल गई तो हमारे स्पेस वर्ल्ड पर वो आसानी पर कब्जा कर लेंगे और आसानी से हमारे स्पेस वर्ल्ड को तलाश कर लेंगे। डॉक्टर एक्स ने इंतहाई परेशानी के आलम में कहा, आप फिक्र न करें डॉक्टर एक्स, मैं इन तमाम वेव्स की तरफ और उन तमाम रूट्स की तरफ रेड टार्च वाली स्पेसशिप भेज दूंगा जहां जहां से डॉक्टर मोर्सन का स्पेसशिप गुजरा होगा। इन वेव्स पर अगर इन्हें जीरो लैंड को कोई स्पेसशिप दिखाई दिया तो वो स्पेसशिप पर लगी हुई मिनी रेड टार्चों को उन मिनी रेड टार्चों की मदद से जीरो लैंड की स्पेसशिप्स को चंद ही लम्हों में जलाकर भस्म कर देंगे। जीरो लैंड की स्पेसशिप्स हमारी रेड टार्च वाली स्पेसशिप्स का मुकाबला नहीं कर सकेंगी। M1 ने कहा, तो जल्दी करो। अगर सर मॉर्सन स्पेसशिप लेकर अर्थ पर चला गया है तो उसे अर्थ पर तलाश करने के लिए भी रोबो फोर्स भेज दो। वो जहां भी हो उसे बहरहाल अपनी तमाम इजादात समेत यहीं वापस आना चाहिए। डॉक्टर एक्स ने तेज लहजे में कहा, यस डॉक्टर एक्स, मैं हार्ड रोबो फोर्स को अर्थ पर जाने का हुक्म दे देता हूँ। उस रोबो फोर्स पर अर्थ पर बने हुए किसी भी वेपन का कोई असर नहीं होगा। इन रोबोट्स की मेमोरी में सर मॉर्सन के डीएनए टेस्ट, खून का सैंपल, उसकी स्किन का सैंपल और उसके जिस्मानी साख के निजाम का तमाम रिकॉर्ड फीड कर दूंगा ताकि वो अर्थ के अगर किसी भी हिस्से में मौजूद हो तो हार्ड रोबोट्स उसे आसानी से तलाश कर सकें। M1 ने कहा, ठीक है, ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। डॉक्टर एक्स ने उसी अंदाज में कहा, यस डॉक्टर एक्स। M1 ने जवाब दिया और डॉक्टर एक्स खामोश हो गया। नया पैराग्राफ। इमरान स्पोर्ट्स कार में जैसे ही कोठी के पास पहुंचा, उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। कोठी को निहायत खूबसूरत अंदाज में सजाया जा रहा था। कोठी के अंदर और बाहर बेशुमार अफराद काम कर रहे थे। कोठी को किसी दुल्हन की तरह से सजाने में मसरूफ थे। दीवारों के किनारों पर बरकी कुमकुमे लगाए जा रहे थे। कोठी के अंदर जाने वाले रास्तों पर रंगीन सतून लगाए जा रहे थे जिन पर खूबसूरत फूलों के गुलदस्ते लहराते हुए दिखाई दे रहे थे। कोठी के गेट के पास दूर तक सुर्ख रंग का कालीन अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा था जिसके दोनों तरफ फूलों की कितारें लगी हुई थीं। दलान की साइडों में जो क्यारियां थी उनको भी इंतहाई खूबसूरत अंदाज में सजाया जा रहा था। हर तरफ रंग बिरंगे फूलों की भीनी भीनी महक फैली हुई थी जिससे जहन तरोताजा और मुअत्तर हो जाता था। लगता है मेरी मंगनी नहीं बल्कि आज ही मेरी बारात निकालने की प्लानिंग की जा रही है, इमरान ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। साथ वाली बड़ी कोठी का गेट खुला हुआ था और वहां सर अब्दुर्रहमान और सुपर फयाज समेत इमरान के कई अजीजों वकारब की गाड़ियां खड़ी थीं। शायद कोठी की सजावट की वजह से कारों को दूसरी कोठी के पोर्च में खड़ा कर दिया गया था। इमरान ने अपनी कार जैसे ही कोठी के गेट की तरफ मोड़ी, वो कार से बाहर निकल आया और फिर हैरत से धीरे घुमाते हुए कोठी की तरफ बढ़ने लगा। उसी लम्हे उसे सामने से सर अब्दुर्रहमान और सुपर फयाज आपस में बातें करते हुए उसी की तरफ आते दिखाई दिए। इमरान अहमकों की तरह कोठी की सजावट को देखता हुआ आगे बढ़ने लगा। उसे आते देख सर अब्दुर्रहमान और सुपर फयाज वहीं रुक गए। सुपर फयाज इमरान की तरफ देखकर इस अंदाज में मुस्कुरा रहा था जैसे उसे इमरान की शादी की सबसे ज्यादा खुशी हो रही हो, और वो आंखों ही आंखों में इमरान को इशारा कर रहा था कि आखिर ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया, अब वो खुद को शादी से कैसे बचा सकेगा। अस्सलामु अलैकुम, इमरान ने आगे बढ़कर सर अब्दुर्रहमान को सलाम करते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम, आ गए तुम? सर अब्दुर्रहमान ने उसके सलाम का जवाब देकर मुस्कुराते हुए कहा। जी डैडी। और सुपर तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? और भाभी और बच्चे कैसे हैं? उन्हें नहीं लाए साथ? इमरान ने सुपर फयाज की तरफ देखते हुए कहा। मैं ठीक हूँ और तुम्हारी भाभी और बच्चे तैयार हो रहे हैं, थोड़ी देर में यहाँ पहुंच जाएंगे, सुपर फयाज ने जवाब देते हुए कहा।
सर अब्दुर्रहमान के पास खड़े होने की वजह से उसने बड़े तहम्मुल भरे अंदाज में इमरान को जवाब दिया था और उसका दिल चाह रहा था कि वो इमरान को गर्दन से पकड़ ले और उससे अपने सारे पुराने बदले लेकर रहे। यार, मेरी तो तुमने कभी मानी ही नहीं थी। आज तुम्हारी अम्मा भी, आखिर उन्होंने तुम्हें शादी करने पर मजबूर कर ही दिया। बहरहाल मुझे खुशी है कि तुमने अपनी अम्मा का दिल नहीं तोड़ा और शादी करने की हामी भर ली। उन्होंने मुझे तुम्हारी पसंद से भी मिलवाया है। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी लड़की है। तुम्हारी उसके साथ खूब जोड़ी सजेगी। सर अब्दुर्रहमान ने मुस्कुराते हुए कहा, शादी? क्या मतलब? क्या मेरी शादी होने जा रही है? इमरान ने उछल कर कहा। हाँ, क्यों? तुम इस कदर हैरान क्यों हो रहे हो? हाँ, क्यों? तुम इस कदर हैरान क्यों हो रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी शादी होने वाली है? क्या नाम है उसका? हाँ, पाकीज़ा खानम, सर अब्दुर्रहमान ने कहा। लेकिन डैडी, अम्मा भी ने तो कहा था कि मेरी उससे सिर्फ मंगनी होगी और शादी तो अगले हफ्ते होगी, और वो भी मेरी पसंद की किसी दूसरी लड़की के साथ, इमरान ने कहा। और उसकी बात सुनकर न सिर्फ सर अब्दुर्रहमान बल्कि सुपर फयाज भी चौंक पड़ा। दूसरी लड़की के साथ? क्या मतलब? कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि आज तुम्हारी जिस लड़की से मंगनी हो रही है उससे सिर्फ मंगनी होगी और अगले हफ्ते तुम किसी और लड़की से शादी करोगे? सर अब्दुर्रहमान ने बुरी तरह से चौंकते हुए कहा। हाँ डैडी, मैं पहली बार शादी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मंगनी माँ बाप की पसंद से और उनकी लड़की से की जाती है, मगर शादी सिर्फ अपनी पसंद की लड़की के साथ की जाती है और वलीमा किसी और लड़की के साथ, इमरान ने अपने महसूस लहजे में कहा। और सर अब्दुर्रहमान के चेहरे पर गुस्से के तासरात उभर आए। वो इमरान को कुछ कहना चाहते थे, मगर हैरत अंगेज तौर पर उन्होंने अपने गुस्से पर काबू पा लिया। नॉनसेंस, जिससे मंगनी होती है उसी से शादी होती है और फिर वलीमा होता है। हर रस्म में लड़कियां तब्दील नहीं होती, सर अब्दुर्रहमान ने मुंह बनाते हुए कहा। ओ, तो क्या आपकी तरह मुझे भी सारी जिंदगी एक ही लड़की के साथ गुजारनी होगी? इमरान ने मायूस होते हुए कहा। और इसकी बात सुनकर सर अब्दुर्रहमान के चेहरे के अजलात गुस्से से बुरी तरह फड़फड़ाने लगे, लेकिन एक बार फिर उन्होंने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया। लगता है तुम पर हमाकतों का फिर से भूत सवार हो गया है। मैंने तुम्हारी अम्मा भी से वादा किया है कि मैं आज तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा और तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा, इसलिए मैं तुम्हारे ये सारी अहमकाना बातें बर्दाश्त कर रहा हूँ और तुम मुझे ही अहमक बनाना शुरू हो गए हो। सर अब्दुर्रहमान ने सर झटकते हुए कहा। अरे नहीं डैडी, तौबा तौबा, कर्नल वास्ती के होते हुए भला आपको कैसे अहमक मैं बना सकता हूँ? इमरान ने फौरन अपने दोनों हाथों से गाल पीटते हुए कहा। कर्नल वास्ती? कौन कर्नल वास्ती? सर अब्दुर्रहमान ने चौंक कर इधर उधर देखते हुए कहा। ये साहब जिनकी मूंछें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसमें 2 गुलहरियां घुस गई हों और अपनी दुमें बाहर ही छोड़ गई हों। ये मास्टर रियाज नहीं है क्या? इमरान ने सुपर फयाज की तरफ इशारा करते हुए कहा और अपने नाम की मिट्टी पलीद होते देखकर सुपर फयाज ने गुस्से से होंठ भींच लिए। ये तो सुपरिटेंडेंट फयाज है और तुम उसे कर्नल वासी क्यों कह रहे हो? और वो मास्टर रियाज कौन है? सर अब्दुर्रहमान ने वसीले मगर इंतहाई झिल्लाए हुए लहजे में कहा। नहीं डैडी, मैं उसे भला कर्नल वासी क्यों कहूंगा? मैं जानता हूँ ये तो आपके महकमे की नाक बल्कि आंखें और कान भी है। सिर्फ इसके हाथों में कभी कभार हारिश होती है, जिसकी वजह से उसके हाथ ज्यादातर अपनी जेबों में ही रहते हैं और जेबों में हाथ रखने की वजह से उसकी जेबें यूं फूली हुई दिखाई देती हैं जैसे उसने बड़ी बड़ी रिश्वतें लेकर अपनी जेबें भर रखी हों, इमरान ने कहा। और इमरान की बात सुनकर सुपर फयाज के चेहरे पर बौखलाहट नाचने लगी। नहीं, मैं रिश्वत नहीं लेता, मैं, सुपर फयाज ने बौखलाए हुए लहजे में कहा, जैसे इमरान ने सर अब्दुर्रहमान के सामने इसकी पोल खोल दी हो। तुम क्या अहमकों की तरह मैं कर रहे हो? नॉनसेंस, क्या तुम नहीं जानते इसे फजूल बातें करने के सिवा और आता ही क्या है?
سر عبد الرحمان نے سپر فیاض کو ڈپٹتے ہوئے کہا، یس سر، وہ سر عبد الرحمان کے ڈپٹ کھا کر سپر فیاض نے بری طرح سے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، کیا یس سر کر رہے ہو؟ جاؤ، جو کام کہاں ہے وہ کرو اور وہ کر کے واپس آؤ۔ سر عبد الرحمان نے اسی انداز میں کہا، یس سر، میں بس اب بھی گیا اور ابھی آیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔